जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खैरियत से रखे। तो जिस सारे 9th क्लास के बच्चे ज़रा अलर्ट हो जाएं और अपने लेक्चर पे फोकस करें। नाउ वंस अगेन माय लेक्चर इज़ फ्रॉम 9th बायोलॉजी एसएससी 1 एंड सेल्स एंड टिश्यूज़। आपको पता है हमारा ऑनगोइंग जो चैप्टर चल रहा है अभी, चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ है। तो आई एम होपिंग कि आपको इन लेक्चर से आसानी मिलेगी। So lysosomes. So my today's cellular organelle is lysosome, and I'm discussing lysosomes today with all of you. So first of all, let's look at the definition of the word lysosome. A lyso is a membrane bound. So first of all, we should notice all of the terms. First term is membrane bound. We have discussed this thing so many times that what is the meaning of membrane bound organelle, because this is a eukaryotic organelle. That is why it has a membrane. So once again, look at this word. This is membrane bound. So it's an, or sorry, cut ho gaya wo. It's an organelle which is membrane bound, and that contains digestive enzymes. The other thing which is important about lysosomes, that they contains digestive enzymes. यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगी, हम देखेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में दो टर्म्स आपने नोटिस कर लिए हैं, वन इज द membrane bound, other is the digestive enzyme, and one thing more which is this is lysosome. ठीक है, कहाँ present है? सेल के अंदर present है. Now look at the details of all the details of this organelle, starting from the meaning of the word lysosome. Lyso, it has two words, lyso and zoma. लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग, मीन्स कोई चीज़ दो टुकड़े हो जाना। लाइसिस ब्रेक डाउन हो जाना, टूटना फूटना और ब्रेक डाउन, यानी कि द वर्ड लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग, लाइसिस एंड ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन आई मीन। सो द वर्ड लाइजो मीन्स लाइजो हमने कुछ ऐसा करना है कि कुछ तोड़ना फोड़ना है। अभी देखेंगे क्या तोड़ेगा। जोमा बॉडी, यानी कि अब वो उसने कुछ तोड़ना फोड़ना तो है, वो क्या है? एक बॉडी है जिसने ये तोड़ना फोड़ना है। So lysosomes are the organelle that help in the breakdown of something, which is also called as digestion. अच्छा, अब हम आप देखते हैं ये डिस्कवरी एंड अकरेंस। अब हमने देखना है, अभी तक हमने ये देख लिया कि लाइजो है क्या चीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी एंड द अकरेंस। डिस्कवरी जी किया बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेने डी ड्यूव। So this is the name of the scientist. If it is present in your book, then you need to learn, and learning means the spelling of the term, right? The learning of the word means you need to learn the spelling of the word. Christian Rene D. Dew. This is the name of the साइंटिस्ट जो कि हमने याद करना है, जो कि एक बेल्जियन साइंटिस्ट है। सॉरी, मेरा जो कंट्रोल है ही नहीं इसके ऊपर। This is Belgian scientist Christian Rene D. Dew who discovered the organelle lysosome. Then is the occurrence, यानी कि present कहाँ पे है, where they are present in the world. So they are present in the cells obviously, and which cells? Present in almost all eukaryotic cells. So मैंने यहाँ पे दोनों diagrams दिखाई हुई हैं. Let us check it with this. Okay, now look at this. This is an animal cell and this is a plant cell. Animal cell contains this organelle, a membrane bounded organelle, which is called as lysosome, and the plant cell too have the organelle called lysosome. ठीक है ना? अब एक पैकेट है, पैकेट के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं और ये हर तरह के सेल में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है। प्रोकैरियोट में तो हो नहीं सकता। आइडेंटिफाई किसने किया? क्रिश्चियन रेने डी ड्यूव ने किया। Now let's start its structure. तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी ये चीज़ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। लिपिड बाय लेयर हमें नजर आ रही है, इट मीन्स इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड। तो जहाँ भी मेम्ब्रेन का वर्ड आएगा इट मीन्स कि इसके पास लिपिड बाय लेयर होगी, ठीक है। और अंदर जो पैकेट्स हैं, ये कुछ ब्लू है, कुछ ब्राउन है, कुछ ग्रीन है। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या बस आप एंजाइम्स, आपके लिए वर्ड काफ़ी है। एंजाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो डाइजेस्ट किसी चीज़ को ना हल कर देती है, तोड़ फोड़ के छोटे मोटे ज़रात में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो एंजाइम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका जी। सिंगल मेम्ब्रेन है, बता दिया मैंने आपको, एक दफ़ा लेयर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी दो लेयर्स थी, क्लोरोप्लास्ट में ऐसी दो लेयर्स थी, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में इसमें एक लेयर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ये थे इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, बनते कैसे हैं सेल के अंदर ये लाइसोसोम्स, ये देखना है हमने।
तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER। तो RER ने आपको अगर याद है तो उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम have ribosomes on them and the function of ribosome is to form the protein। याद है ये बात सबको, मुझे भूले बैठे हैं। सो राइबोसोम्स ने क्या किया, प्रोटीन बना दी। जैसे ही प्रोटीन बना ली अंदर, उसने आगे शिफ्ट कर दी। अब ये वाले छोटे से एक और पर्पल पैकेट नजर आ रहा है। पर्पल कलर क्यों दिखाया, इसका मतलब है कि पीछे ER का भी यही कलर था, ये पैकेट इसी में से निकला है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये ER वेजिकल है जिसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल भी कह रहे हैं। ये गई और आके जाके इसमें मर्ज हो गई, किसमें, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी अपरेटस पे मैं उस पर भी आपको बता चुकी हूँ। गोल्जी अपरेटस का काम होता है प्रोटीन को रिसीव करना, उसके अंदर चेंजेस लाना, उसके अंदर कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या लिपिड लगाना है तो वो लगा देता है, ये इसकी ये ड्यूटी होती है। और फिर प्रोटीन को मॉडिफाई करके आगे भेज दिया। अब जो गोल्जी वेजिकल निकलती हैं, ये क्या है, ये गोल्जी वेजिकल्स हैं। अगर इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं ना, तो ये गोल्जी वेजिकल कहीं भी नहीं जाती, ये सेल के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, तो ये सेल के अंदर ही रहेंगी और ये बन जाएंगी लाइजोसोम्स। ठीक है, यानी कि वही गोल्जी वेजिकल्स जो गोल्जी अपरेटस में से निकली थी, और अगर उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो वो लाइजोसोम्स कहलाते हैं। दिस इज हाउ लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड। ये है आपके पास लाइजोसोम, जो कैसे बना है, जो है कि असल में डाइजेस्टिव पैकेट्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। आगे क्या हो रहा है फिगर में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि बने कैसे, बनते उसी गोल्जी अपरेटस से हैं। अच्छा जी, फंक्शन लाइजोसोम्स का, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये तो अभी तक हमें समझ में आ गया। वो एंजाइम जो खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंड वर्क फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल। अब अगर तो खाना होगा तो फूड की ब्रेक डाउन भी कर देंगे, अगर वेस्ट होगा तो वेस्ट की ब्रेक डाउन भी कर देंगे। फर्दर फंक्शंस में है जी कि लाइसोसोम फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल। वैसे पिछली फिगर में ये हो रहा था, चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। वैक्यूल दैट कंटेन टारगेटेड मटेरियल, हमने ऐसे सेल फूड वैक्यूल के साथ उसको जोड़ना होता है और फिर तोड़ देना होता है, उसने इसके अंदर जो मौजूद फूड होता है। इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटीरियल। अच्छा, ये डाइजेशन अमीबा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो वाली फिगर दिखाती हूँ, ये वाली दोबारा। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि गोल्जी से ये पैकेट निकला, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आप ये देखो, ये बाहर एक फूड का पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको ये वाला। दिस इज फूड पार्टिकल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। it comes closer to the cell and then cell membrane got invaginate, और यहाँ पे ये सेल अंदर आ गया और ये सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, बाहर वाली आपस में फ्यूज हो गई, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ही के अंदर एंटर हो के उसी का पार्ट बन के ये फूड सेल के अंदर दाखिल हो गया। एंडोसाइटोसिस कहलाती है ये, ठीक है ना, या फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हुई, ये चीज़ यहाँ आ गई। ये अब आप देख रहे हो, ये फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल में अपने ही सेल की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और अंदर फूड होता है। ये फूड वैक्यूल कहलाता है। फूड वैक्यूल के साथ ये लाइसोसोम्स अटैच हो जाते हैं, याद रखना ये चीज़। फूड वैक्यूल के साथ ये लाइसोसोम अटैच हो जाते हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और खाना डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि ये हेल्प करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, खाने की डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये। दूसरा ये क्या करते हैं, ऑटोफैगी करते हैं। मीन्स अगर सेल्स के कोई ऑर्गेनल पुराने हो गए हैं, अब उनके उनके डेथ का टाइम आ गया, वो फर्दर काम नहीं कर सकते, तो भी ये लाइसोसोम्स उन ऑर्गेनल के साथ मिलकर उनको भी प्रॉपरली डाइजेस्ट कर देते हैं। यूँ सेल में से पुराने ऑर्गेनल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो सेल्स फॉर लाइसोसोम्स हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर खाना किस तरह डाइजेस्ट होता है, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है ना। मैं आपको दिखाती हूँ आपके, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये है अमीबा। अब अमीबा जो है आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या सबको पता है कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? गुड गुड गुड। तो जी जबरदस्त हो गया अगर आप लोगों को पता है। तो अमीबा यूनिसेलुलर है और प्रोटोजोन्स कहलाते हैं ये, है ना। क्या थे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में थे ये, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अब इनके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि तो वन सेल तो बॉडी है पूरा, ये अमीबा पूरे एक ही सेल ही तो है सिर्फ। तो फूड देखो इसके क्लोजर आ रहा है, ये फूड फर्दर क्लोज है, इसको पता चल गया कि ये भाई कोई फूड लाइट टाइप चीज़ है, तो इसने अपने सूडोपोडिया एक्सटेंड कर दिए, यानी कि वही साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन आ गई, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अंदर को चली गई। और आप देख रहे हो जैसे पीछे मैंने दिखाया, इन्वेजिनेशन हुई, इन्वेजिनेशन हुई,
फूड पार्टिकल अंदर चला गया और फूड पार्टिकल अब अंदर जाके पहले क्या बना, फूड वैक्यूल बना। फिर फूड वैक्यूल के अंदर क्या चीज़ आ गई, लाइजोसोम उसके साथ मर्ज हुए और अंदर डाइजेशन शुरू हो गई। नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन से क्या मुराद होती है, जैसे हम खाना उठा के मुंह में डालते हैं ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो अमीबा ने भी क्या किया, बाहर से उठा के अंदर डाला, दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन। देन सेकंड स्टेप में इन दोनों स्टेप्स में डाइजेशन होना शुरू हो गई। फिर थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब इस स्टेप में ये हुआ है कि लाइसोसोम मर्ज हो चुका है। देन थर्ड में एब्जॉर्प्शन हुई। फोर्थ में एसिमिलेशन, मतलब अब वो जो आने वाले फूड से अपने लिए कुछ खाने बना रहे हैं। और फिफ्थ में यही में जो फूड वैक्यूल बना ये दोबारा सेल से जाके टच करता है और सारा फूड जो वेस्ट होता है वो सेल से बाहर निकल जाता है। दिस इज हाउ लाइसोसोम्स वर्क इन अमीबा, डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है ना। अब रिकैप करते हैं थोड़ा सा। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इसी तरह आपने बनानी है। मेम्ब्रेन बाउंडेड है और अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं। लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन विद स्फीयर शेप। अच्छा मैं ज़रा पॉइंट पेन की बजाय लेज़र ले लूँ। ये लाइसोसोम हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन, पता चल गया, गोल से हैं, स्फीयर लाइक। द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम इज एसिडिक, अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं तो वो कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट है। A membrane bound vesicle that contains digestive enzyme प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी apparatus। मैं रिवाइज करवा रही हूँ, पता है हम सबको, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एंजाइम्स हैं, बनाते कहाँ हैं, बनते कहाँ हैं, गोल्जी apparatus से बनते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन है, यानी कि फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, ये भी मैंने आपको बात बताई। एंड ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल, और सेल के अंदर कोई जो चीज़ हो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब वो चाहे फूड हो, चाहे पुराने ऑर्गेनल हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, उनको ये डाइजेस्ट करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। कोई क्वेश्चन हो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो भी आपने मुझे बताना है कि मुझे, हमें मैम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है और हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपने मुझे बताना ज़रूर है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनल इज सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कहाँ पर है। तो प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सब में नहीं प्रेजेंट। अब आप देखो ये चीज़ मैं आपको हर ऑर्गेनल की अकरेंस मैंने बताई आपको अलग अलग, याद रखना। इस तरह का कोई क्वेश्चन, इसका मतलब है आता है तो अलग से बता रही हूँ ना कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में, प्लांट में, दोनों में, प्रोकैरियोट में, या जिस तरह भी। सो अकरेंस एक मेरा अलग से स्लाइड होती है, हमेशा आपने नोटिस किया हो तो। सो प्रेजेंट इन एनिमल एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, यानी कि इसने प्लांट सेल का तो जिक्र ही नहीं किया, और कुछ यूनिसेलुलर है उनमें भी प्रेजेंट है। अच्छा, अब आगे, एनिमल सेल्स हैव टू सेंट्रियोज लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। ये पिछले वाली फिगर थी मगर मैंने वहाँ डिस्कस नहीं की, इसीलिए कि मैंने यहाँ डिस्कस करनी थी। ये आपके पास एक अदद एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में देखो न्यूक्लियस के पास दो सेंट्रियोल्स पड़े हुए, ये हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े होते हैं, यानी कि ये यूं है ना खड़ा हुआ तो ये इसके साथ राइट एंगल है, और अगर ये यूं है तो ये उसका राइट एंगल, तो दोनों हमेशा टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और वो राइट एंगल्स पर प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से। So animal cells have two centrioles located near nucleus. टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोजोम्स। सो कलेक्टिवली उस सारे रीजन को जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद टू सेंट्रियोल्स, उसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है ना। द टू सेंट्रियोल्स अलॉन्ग विद इर्द गिर्द सामान जो भी है उसको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रियोल कह देते, सेंट्रोजोम कहते हैं। तो टर्म्स याद रखना, एक इंडिविजुअल सेंट्रियोल है, दो कलेक्टिवली वी कॉल्ड इट एज सेंट्रोसोम, सेंट्रोजोम भी कह सकते हो आप। नाउ लुक एट दिस इज एनिमल सेल। मुझे बहुत पसंद आई ये फिगर, मैंने अलग से इसलिए रखी है आपके लिए। इसमें सारे ऑर्गन्स फिर से बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज गोल्जी बॉडी। इसमें से देखो वेसिकल निकल रही है, कितनी प्यारी लग रही हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल्स हैं, बताऊंगे भी आगे पढ़ेंगे हम। दिस इज सेंट्रियोल विच इज आर टुडेज टारगेट, सेंट्रियोल। ठीक है ना, एनिमल सेल है और उसमें सेंट्रियोल नजर आ रहा है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नजर ही नहीं आता। ये देखो प्लांट सेल भी आ गया, ये प्लांट सेल है और इसमें कहीं सेंट्रियोल नजर नहीं आ रहा, हर चीज नजर आ रही है मगर सेंट्रियोल नजर नहीं आ रहा। और ये मॉडल है एनिमल सेल का। once again we can see this is centriole in animal cells, so it is present in animal cells but it is not present in plant cells। plant cells के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को ज़रा आसानी से समझ नहीं आता। हॉलो है, मतलब हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली, खोखला, एंड सिलेंडर।
सिलेंडर का मतलब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब है पतला लंबा पाइप की तरह का जरा। ऑर्गेनल कैसा ऑर्गेनल है? हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल है। मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया ना? ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। तब हम ये जरा दोनों सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे। टर्म्स कौन कौन सी हैं? हॉलो, सिलेंड्रिकल, ऑर्गेनल, मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ध्यान लगाने के चक्रों में हूँ। ओके, एक एक बात हमने की कि ये चीज़ ठीक है ना, एक चीज़ हम टर्म करनी है डिस्कस, हॉलो क्या होता है। फिर हमने डिस्कस करना है कि भाई सिलेंड्रिकल क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 9 ट्रिपलेट्स क्या चीज़ है। ठीक है ना, 9 ट्रिपलेट्स क्या चीज़ है। हॉलो, सिलेंड्रिकल एंड 9 ट्रिपलेट्स। सो लेट्स सी। ये देखो, ये इसका फ्रंट व्यू है, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यानी कि जैसे आपने आपके पास गाजर और गाजर को आप कट करते हो, सेंटर में से कट करते हो तो गोल सी चीज़ निकल आती है ना दरमियान में। दैट व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, सेंट्रल सेक्शन जिसको हम कहते हैं वो क्रॉस। अब इसको बिकॉज सम फ्रंट से देखो तो ये इसका हॉलो नेचर है। देख रहे हो, दरमियान में से खाली है, दरमियान में से ये बिल्कुल खाली है। ठीक है ना, हॉलो है। इसका मतलब अंदर से ट्यूब, जैसे पौधों को पानी देने के लिए हमारे पास पाइप होता है ना। पाइप देखा हुआ है ना आप सबने? पाइप के सराउंडिंग होती है लेकिन दरमियान में खाली जगह होती है पानी के गुजरने की। तो पाइप अंदर से कैसा होता है? हॉलो होता है। ठीक है, ओके। अब अब हम देखते हैं कि भाई सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है। ये देखो, ये लेंथ वाइज पाइप उसी तरह तो सिलेंडर की तरह है ये। ठीक है ना, एक ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी वाइड भी हो और थोड़ा लंबी भी हो तो हम उसे कहते हैं सिलेंड्रिकल। तो ये क्या टर्म है? ये आपके पास सिलेंड्रिकल टर्म है। अच्छा, अब एक हमारे पास लास्ट चीज़ रहेगी। हॉलो भी हमें समझ आ गया, हमें सिलेंड्रिकल भी समझ आ गया। अब हमारे पास लास्ट चीज़ है ट्रिपलेट्स क्या चीज़ है। और कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9 ट्रिपलेट्स हैं। तो ये हमारे पास सारे ट्रिपलेट्स हैं इसके। ये देख रहे हो आपके हर एक में 3 3 हैं। हर एक जितने भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई ट्रिपलेट्स हैं ये देखो, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरी ट्रिपलेट है, ये तीसरी ट्रिपलेट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, ये 9 ट्रिपलेट्स हैं जो कि मिल के, अब आप देख रहे हो ना, 9 टाइम्स हैं। 1 2 3, मैंने आपके सामने सब काउंट कर लिए हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर एक में ये 1 2 3 आ रहा है। और ये कितनी दफ़ा आ रहा है? 9 टाइम्स आ रहा है। 9 ट्रिपलेट्स हैं ये। ठीक है, सो 9 ट्रिपलेट्स हैं ये। और जनाब अब हमें इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ आ गया कि हॉलो हैं, सिलेंड्रिकल हैं और किसके बने हुए हैं? 9 ट्रिपलेट्स के बने हुए हैं। सो ये अच्छा, उसका फंक्शन शुरू हो गया। मैं दोबारा आपको थोड़ा डिस्कस करती हूँ इसका स्ट्रक्चर। सो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रियोल का फंक्शन है सेल डिवीजन में हेल्प कराना। ठीक है, इसका काम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अब क्या होती है? सेल डिवीजन हमने डिस्कस की थी जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। तो अगर आपने वो देखी है लेक्चर उसका, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो मैं भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रही हूँ। सेल डिवीजन क्या होती है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम फिर आस्ते आस्ते बड़े होने लग जाते हैं। आपको याद है जब आप 2 क्लास में या 4 क्लास में या 5 क्लास में थे, वो कपड़े या पिछले साल के कपड़े आप चेक करते हो अपने, जब मम्मी सर्दियों के गर्मियों के निकाल रही होती हैं तो हम देखते हैं हमें वो कपड़े छोटे हो गए होते हैं। क्या वजह होती है? वजह होती है कि हमारा सेल डिवाइड कर गया होता है। हमारा हर सेल 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है माइटोसिस या सेल डिवीजन के थ्रू। मीन्स हमारा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा होता है। तो किस तरह बढ़ता है? जब भी सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन हो रही होती है। तो सेंट्रियोल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो दरमियान में लंबी लंबी ट्यूब्स लगी हुई है ना, और ये देखो, ये आपके सामने कोनों कोनों में ये क्या चीज़ लगी हुई है? ये हमारे पास सेंट्रियोल है। यहाँ पर भी सेंट्रियोल है एक, और इधर भी एक सेंट्रियोल है। और दरमियान में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फाइबर्स हैं। जो सेंट्रियोल बना हुआ था 9 ट्रिपलेट से, वो भी क्या थी? वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स थी। तो हमने देखा कि यहाँ ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल को गाइड करते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाओ आप। ठीक है, ताकि क्रोमोसोम इन पे आके अटैच हो जाए। ये याद आ रही है ये चीज शक्ल? क्रोमोसोम्स हैं ये। तो क्रोमोसोम्स आके इन माइक्रोट्यूब्यूल पे अटैच हो जाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई हैं। सेंट्रियोल की केमिकल कॉम्पोजिशन भी माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक हो गया?
इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। मैंने इस पे बहुत डिटेल नहीं की, मैंने बस आपके लिए, बस में इतना बहुत है, अभी आप बहुत डिफिकल्ट ना हो जाए ये चीज़ आपके लिए। सो इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला और सीलिया दोनों क्या है, दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब फ्लैजिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैसे मूव करता है, फ्लैजिला की मदद से मूव करता है। और जो इस पैरामीशियम है, इसके इर्द गिर्द सीलिया होते हैं छोटे छोटे बालों की तरह, और ये भी इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। और दोनों किसके बने हुए हैं, दोनों सेंट्रियोल से बने हुए हैं, या इनको बनने में सेंट्रियोल हेल्प करता है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह जैसा स्पिंडल फाइबर ऊपर लगी थी ना आके, उन दोनों के दरमियान में तो सेंट्रियोल इसी तरह बेस पे लग जाता है, और उसके ऊपर सीलिया की फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं, या फ्लैजिला की फाइबर्स आके अटैच हो जाती हैं। तो सेंट्रियोल आर हेल्पफुल इन मेकिंग द थिंग्स which are helpful for the movement of the microorganisms. So both cilia are smaller, flagella is longer. आपको नजर आ रहा है ना, cilia थोड़े छोटे हैं और flagella जरा लंबा है। और बहुत सारे cilia are required for the movement of paramecium, but a single long flagella is enough for the movement of युग्लिना, ठीक है ना। ये युग्लिना है और ये पैरामीशियम है, और पैरामीशियम के पास बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया हैं। और फ्लैजिला हमेशा एक और लंबा होता है, मगर दोनों हैं क्या, दोनों ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और बने किसकी मदद से हैं, सेंट्रियोल की मदद से बने हैं, ठीक है। तो क्या आपको कुछ कुछ बात समझ आ गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेंट्रियोल। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वैक्यूल, और नेक्स्ट लेक्चर है वैक्यूल के बारे में। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि सेंट्रियोल और वैक्यूल को दोबारा थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन। ओके जी, माय नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूल। वैक्यूल इज माय नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या देखेंगे, अकरेंस देखेंगे, देखेंगे प्रेजेंट कहाँ पे है। सो वंस अगेन दिस ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। इस फिगर में मैंने दोनों बनाए हैं, दोनों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ये आ गया आपके पास बोथ प्लांट, एनी दिस इज एनिमल सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, एनिमल में एक दो तीन बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और प्लांट्स में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ लिखा हुआ है सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स यूज्ड फॉर स्टोरेज। कुछ किस लिए इस्तेमाल आते हैं, कुछ ना कुछ इसमें जमा करना होता है। और इसमें वन लार्ज वैक्यूल होता है विच इज यूज्ड टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द वॉल, जो सेल वॉल को टारगेट करने में न पानी रखने के साथ इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो एनिमल्स में वैक्यूल्स हैं, दीज आर यूज फॉर द स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट, कुछ भी स्टोर करने के काम आ सकता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि खाली ऑर्गेनल है। प्लांट्स या एनिमल इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनके अंदर चीज़ें भरते हैं। अगर पानी स्टोर करना हो तो वैक्यूल्स में पानी स्टोर कर लेते हैं, अगर खाना स्टोर करना हो तो वैक्यूल्स में खाना स्टोर कर लेते हैं, अगर वेस्ट स्टोर करना है, बहुत सारा सेल में जमा हो रहा है, तो भी वो वैक्यूल्स में डाल के उनको साइड पे कर देते हैं। और प्लांट्स में की बात अगर करूँ, तो प्लांट्स को तो एक लार्ज वैक्यूल की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट हैज़ टू स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स सर्वाइवल। और जब आप देखते हो ना किसी प्लांट को, यार कितने खिले हुए इसके लीव्स हैं, कितना फ्रेश फ्लावर है, सो हम ये तब कहते हैं जब उसके हर वैक्यूल में फुली फिल्ड वाटर भरा हुआ हो, उसका वैक्यूल भरा हुआ हो। सो दैट व्हाट इज कॉल्ड एज अ टारगेट प्लांट सेल। ये मैं टर्म आगे डिस्कस करूंगी अगले फ्यूचर लेक्चर्स में। सो एनिमल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स एंड प्लांट्स हैव वन लार्ज वैक्यूल। तो ये मैंने बातें डिस्कस कर ली हैं। ओके, lysosomes and vacuoles. Lysosomes are enzymes filled organelles that function to digest food for the cell and to get, ये तो बता चुकी हूँ। Vacuoles are important in storage water, salts, proteins and carbohydrates. So vacuole का ये लाइन की वजह से मैंने आपको ये लाइन पिक्चर डाली थी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये vacuoles are important in storing all of the things. ओके जी, अब ये दिस इज माय फेवरेट फिगर, ना खूबसूरत इसमें वैक्यूल नजर आ रहा है ना। आप लोगों को पसंद आई है ये फिगर, आपको भी पसंद आएगी, आई एम श्योर। सो दिस इज वैक्यूल फुली फिल्ड, ब्लू से दिखाते हैं टू शो यू दैट इट इज फिल्ड विद द वाटर, राइट। सो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वंस अगेन इट इज टू हैज मेम्ब्रेन, वंस अगेन एंडो मेम्ब्रेन है इसके पास भी, इसका मतलब लिपिड बायलेयर। और सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। अगर एनिमल सेल की बात करो तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन प्लांट सेल की बात करो तो वैसे पहले प्लांट सेल में भी बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, बट जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है।
ओके, व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर्स इट्स अ स्मॉल वैक्यूल एब्जॉर्ब वाटर। देखो ये बता रही थी ना, जब प्लांट छोटा होता है ना तो उसके सेल, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब व्हेन प्लांट सेल मैच्योर्स, ये वाली पॉइंट बता रही हूँ आपको, तो क्या होता है कि वो matures, small vacuoles absorb water and fuse to form large central vacuole, जैसे I have shown you in the last diagram. Cell in this state becomes turgid. वो cell जिसका vacuole fully filled with the water, that cell is called as turgid. ठीक है ना, वो फूला हुआ होता है, swelled होता है, या वो खिला खिला लगता है आपको। अगर उसका सेल वैक्यूल में से पानी निकल जाए तो हम कहते हैं फ्लेक्सिड हो गया प्लांट सेल। मतलब हम फूलों को देखते हैं मुरझा गए फूल, या हम कहते हैं पत्ते मुरझा गए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिड। व्हाई दे गेट फ्लेक्सिड? बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर वेरी इंपॉर्टेंट वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। अच्छा, एक तो हमने देख लिया कि इसका काम स्टोरेज था। अब हमने देखा कुछ खास वैक्यूल्स हैं जो कि बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, और उनका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उनका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट करके ना पानी बॉटल से बाहर निकाल दो, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इट इज प्रेजेंट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाहर आपको ये छोटे 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 बहुत सारे सीलिया भी नजर आ रहे हैं। एंड पैरामीशियम हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल along with the radiating canals, along with the radiating canals। तो जैसे पानी सेल के अंदर भरता जाता है ना, इधर उधर से आ रहा होता है, वो ये अपने अंदर भरता है एक्स्ट्रा वाटर, और फिर मेम्ब्रेन के पास जाके पानी को सेल से बाहर निकाल देता है। सो ये दिस इज द ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक तो सेल में से एक्स्ट्रा वेस्ट को कलेक्ट करना और एक्स्ट्रा वाटर को भी कलेक्ट करना। ये तो था हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वैक्यूल पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको लाइजोसोम में भी पढ़ाया था। मेनी सेल टेक इन मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। ये वही वाली बात है जिसे हमने देखा था अमीबा खाना कैसे खाता है। तो मेनी सेल्स टेक इन मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, अमीबा की बात हो रही है कि वो बाहर से सेल्स से कोई चीज़ लेता है, इन्वायरमेंट से कोई चीज़ ले लेता है, so in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes। तो ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि फूड वैक्यूल, ये देख रहे हो उसके अंदर कितने सारे फूड वैक्यूल्स बने हुए हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, शायद आई एम होपिंग आपको नज़र आ रहा है। मैं टिक लगाती हूँ आपको, ये देखें, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। ऑल दीज आर फूड वैक्यूल्स। कैसे बने थे ये? आपको याद है कि फूड पार्टिकल, यहाँ कहीं देखो अगर कोई फूड पार्टिकल हो, या यहाँ पे बना देती हूँ, थोड़ा सा इन्वेजिनेट भी हुई है ना, ये फूड पार्टिकल है। तो अब क्या होगा, ये आस्ता आस्ता इसके क्लोज आती जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द यहाँ से इन्वेजिनेट होगी, फिर ये अंदर आ जाएगा फूड, और सेल मेम्ब्रेन टूट के थोड़ा सा पार्टिकल इधर आ जाएगा और बन जाएगा फूड वैक्यूल। फिर इसके साथ आके लाइसोसोम जोड़ेंगे और खाना डाइजेस्ट होगा। ये पॉइंट याद है ना? तो फूड, एक हमने अभी नॉर्मल वैक्यूल देखा, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा, अब हमने एक फूड वैक्यूल देखा। ठीक है, ओके, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये प्लांट वैक्यूल है, ये बड़ा सा प्लांट वैक्यूल है, आप सबको अब अच्छी तरह से पता चल चुका है, ये प्लांट का वैक्यूल है ये। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे देखो, अब ये वाला जो है ये वही एंडोसाइटोसिस हो रही है, ये अमीबा का सेल है, खाना अंदर आ रहा है, और खाना सेल मेम्ब्रेन के साथ आ रहा है, ये साइड में सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके साथ ये अंदर आया, तो ये क्या बन गई, ये फूड वैक्यूल बना, और फूड वैक्यूल के साथ ये फिर लाइजोसोम है, और इसके साथ मर्ज हुआ और डाइजेशन हुई, डाइजेशन होकर खाना बाहर भी निकाल दिया गया है। अच्छा, ये आ गया फूड वैक्यूल, ये बन गया हमारे पास फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के पास ये हमारे पास तीसरा है। अच्छा, अब ये देखो, वाटर एंटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये फिगर मैं कुछ सी बड़ी करके दिखाती हूँ। ये देखो, वाटर एंटर हो रहा है उसमें ऑस्मोसिस में, तो ये फूड वैक्यूल बना। वैक्यूल के अंदर ये भरा जा रहा है पानी, और इधर उधर का एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट सब इसमें भर गया। ये भर गया, स्वेल हो गया, स्वेल होके मजीद स्वेल होके एज तक आ गया, मूव सेल मेम्ब्रेन तक मूव कर गया। मूव करके ये सेल मेम्ब्रेन का वापस पार्ट बन गया, जैसे यहाँ पे ये बना था, और इसने सारा पानी सेल से बाहर निकाल दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हमें समझ में आ गई कौन सा है। सो तीन तरह के वैक्यूल्स थे, प्लांट वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स। अमीबा, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है अमीबा के अंदर, फूड वैक्यूल भी अमीबा के अंदर। ये अमीबा है हमारे पास। फिर आ गया बस युगलीना। युगलीना में भी ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, युगलीना में बड़ा करके दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत युगलीना है, इसके अंदर
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका, उसी तरह रेडिएटिंग कैनाल्स, ठीक है। सो यूग्लिना में भी कॉन्ट्रैक्टाइल भी है और फूड भी है। फिर आ गया पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है और फूड वैक्यूल्स भी, ये ग्रीन ग्रीन से फूड वैक्यूल्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट, तो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी लाइफ चल ही वैक्यूल पे रही है, ठीक है ना। अपनी बॉडी से वेस्ट और वाटर निकालना भी वैक्यूल्स के करते हैं, और उनकी खाना बॉडी में खाना डाइजेस्ट करना भी वैक्यूल्स ही करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकैप करते हैं टॉपिक को। सो ये इसकी मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये वैक्यूल है जिसमें सेल सैप भरा हुआ है। लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। जो फूड वैक्यूल है वो टेम्परेरी है, लेकिन जो प्लांट्स में वैक्यूल है वो परमानेंट है। सेल सैप कंटेन्स स्टार्च, वाटर, प्रोटीन, शुगर, सॉल्ट, लिपिड्स। अब ये आवश्यक टर्म्स ना यूज़ करो, लेकिन आपको पता है कि सेल सैप के अंदर बहुत कुछ होता है, मीन्स वैक्यूल्स के अंदर वो कुछ भी स्टोर कर लेते हैं, प्लांट्स भी और हम भी। स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और खाना भी जमा कर सकते हैं अंदर, अपना वेस्ट भी जमा कर लेते हैं। वाटर इन वैक्यूल प्रेसेस आउटवर्ड्स इनवर्ड्स मेंटेनिंग टर्गर, और जो वाटर इसमें भर जाता है उसका दूसरा मकसद भी एक होता है कि प्लांट सेल को टर्गेट करना, प्लांट सेल को भर के रखना, और वो वॉल पे प्रेशर डालता है, फिर वो ताकि वो अपनी शेप उनको मेंटेन कर सकें और अपनी सारी डेली की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइजोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। तो मैं थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन दिस वुड बी इंशाल्लाह वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से देखो, और बहुत छुट्टियां भी इंजॉय करो, और लेक्चर ज़रूर सुनो ताकि तुम्हें रिवाइज होता रहे। पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन एक दफ़ा लेक्चर सुन के किताब का मटेरियल ज़रूर रीड कर लो। दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।